और अब आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। और उपस्थित सभी पत्रकार, छायाकार और प्रेस मीडिया के सभी भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है। मुझे कोई संबोधन नहीं करना है, कुछ डिटेल देने का मैं प्रयास करूंगा। वैसे आप सब लोग ये सारी चीजों से अवगत हैं, परंतु किस होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने एक बीमारू राज्य को देश के सबसे विकसित राज्यों में 20 साल में पहुंचाने का प्रयास किया है, और आगे आजादी के अमृत काल के समय में क्या दृष्टिकोण लेकर मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाना चाहती है। मोदी जी ने देश के मध्य भाग, उत्तरी छोर और पूर्वी क्षेत्र को विकास के थ्रस्ट एरिया के रूप में पहचान कर जो विशेष प्रयास किए हैं, इसकी भी बात मैं करना चाहूंगा। मित्रों, मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1956 में हुआ। 56 के पहले विंध्य प्रदेश, मध्य भारत और भोपाल स्टेट, वहां पर भी कांग्रेस का शासन था। और 50 से 2003 तक 53 वर्ष में 6-7 साल छोड़कर पूरा समय कांग्रेस का शासन रहा। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज जो लोग दावे कर रहे हैं, उनको सबसे पहले ये 53 साल का विकास का हिसाब देश की जनता के सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस के शासन में 53 साल में मध्य प्रदेश को क्या विरोध मिला? तो एक बीमारू राज्य का विरोध मिला। 1980 के दशक में एक जाने माने आर्थिक विश्लेषक श्री आशीष बोस ने राजीव गांधी जी को एक पेपर प्रस्तुत किया था। उन्होंने इसमें बीमारू शब्द का प्रयोग किया था, और बीमारू शब्द का प्रयोग किया था उस उद्देश्य से किया था कि पूरे देश की ग्रोथ रेट को, विकास दर को अगर कोई 4 राज्य नीचे ला रहे हैं तो ये बीमारू राज्य ला रहे हैं। और बीमारू राज्य का शब्द प्रयोग 4 राज्यों के पहले अक्षर से लिया गया था। बिहार, संयुक्त मध्य प्रदेश जो आज का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य देश की विकास दर की नीचे लाने के लिए जिम्मेदार है, ऐसा आशीष बोस जी ने एक पेपर के अंदर इसको रखा था। और तब यूनाइटेड नेशंस और अंतरराष्ट्रीय सभी विकास दर के मानांक तय करने वाली सभी एजेंसियों में ये 4 राज्यों को राइट ऑफ स्टेट कर उल्लेख किया जाता है कि इसमें कुछ सुधर ही नहीं सकता है। ये 4 राज्य राइट ऑफ स्टेट माने जाते हैं। और वो सभी सर्वेक्षणों ने भी ये बीमारू राज्य को भारत के ग्रोथ की बाधा के रूप में वर्णित किया गया। 2003 में श्रीमान बंटाधार की सरकार को हटाकर मध्य प्रदेश की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। उमा भारती जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद उमा भारती जी, बाबूलाल जी और 2005 से अब तक श्रीमान शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ये बीमारू शब्द से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। बीते 20 साल गरीबी से मुक्ति का सुवर्ण काल मध्य प्रदेश में साबित हुआ है, और आगामी 25 साल में संपूर्ण विकसित राज्य बनाने की नींव डालने का काम ये 20 साल के अंदर हुआ है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की नींव डालने का भी काम हुआ है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, औद्योगिक विकास हो, इरिगेशन का रकबा हो, कृषि विकास हो, युवाओं के लिए पढ़ाई लिखाई के सभी आयाम मध्य प्रदेश में ही उपलब्ध करने हो,
अपनी स्वभाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई करनी हो, हर दृष्टि से एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का एक नींव डालने का काम ये 20 साल में हुआ है। और मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता को भरोसा दिलाने आया हूं कि आने वाले अमृत काल का समय मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में रखने के लिए और संपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में हम काम करेंगे। जो मध्य प्रदेश कभी बीमारू कहा जाता था उसको अब बेमिसाल विकास का राज्य कहा जाता है। जो कभी बंटा धार माना जाता था वो आज हर क्षेत्र में बुलंदियों पर खड़ा है। हर क्षेत्र को पिछड़ा माना जाता था, आज विकास के दृष्टि से हर पैरामीटर में मध्य प्रदेश आगे दिखाई पड़ता है। और कभी जिसको बर्बाद कर राइट ऑफ किया गया था वो आज समृद्ध और खुशहाल राज्यों की श्रेणी में आया है। 20 साल में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सुशासन और कानून और व्यवस्था, ये सारे पैरामीटर्स के अंदर आमूल चूर परिवर्तन किया है। चाहे बुंदेलखंड हो या बघेलखंड, निमाड़ हो या मालवा, ग्वालियर चंबल हो या महाकौशल, भोपाल से लेकर प्रदेश की हर चौपाल तक खुशहाली और विकास को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इस 20 साल में 10 साल डबल इंजन की सरकार है। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी और मोदी जी ने मध्य प्रदेश को काफी कुछ दिया है, मन खोल कर दिया है। और मध्य प्रदेश की जनता ने भी मोदी जी के हर पहल का जवाब झोलियां भर भर कर वोटें देकर, सीटें देकर निभाया है। 2014 में 29 में से 27 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीती। 29 में से हम 28 सीटें जीते। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, एक सीट की कमी है। 2024 में भी वो एक सीट की कमी भी मध्य प्रदेश की जनता हम पर कृपा कर कर पूरी कर देगी, इसका मुझे विश्वास है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया हूं कि अगला चुनाव है वो बंटाधार की ओर से विकसित मध्य प्रदेश बनाने का चुनाव है। बीमारू की ओर से सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए मध्य प्रदेश को बनाने का चुनाव है। और आगामी चुनाव गरीबी से संपूर्ण मुक्ति का चुनाव है। मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर शिवराज जी ने जिस प्रकार से मोदी जी की हर योजना को नीचे पहुंचाया है, वो आने वाले समय में ये नींव पर हम एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी करने जा रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता की आशीर्वाद की हम कामना करते हैं। मोदी जी के समय में 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों का, भारतीयों का जीवन स्तर उठाने का काम हुआ है। 14 करोड़ लोग यानी 10 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। और आजादी के बाद ऐसा समय कभी नहीं आया कि एक 10 साल के समय में 10% लोग, आबादी के 10%, गरीबों के नहीं कहता, गरीबों की गिनेंगे तो 15%, 10% लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। और इसीलिए मोदी जी को गरीब कल्याण का पुरोधा मानते हैं गरीब। और इसका मैक्सिमम फायदा जो 2-3 राज्यों को मिला है उसमें से एक हमारा 9 करोड़ की आबादी वाला मध्य प्रदेश है। और उन्होंने हर क्षेत्र में प्रगति की है। मध्य प्रदेश सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में, हमारे अगले 2 मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में, मगर बड़ा कालखंड शिवराज जी का है, शिवराज जी के नेतृत्व में ढेर सारे परिवर्तन किए थे। और मैं मानता हूं और मैं चाहता हूं कि दाए बाए भड़काए बगैर श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इन चीजों का स्पेसिफिक जवाब दें कि 2002 में आपने बजट का कुल आकार 23,100 करोड़ पर छोड़ा था, हमने इसको 3,14,000 करोड़ पर पहुंचाया है। और ये वृद्धि का दर समग्र देश में दूसरे नंबर पर है। इसका जवाब कांग्रेसियों ने देना चाहिए। प्रदेश का शिक्षा का बजट
2456 करोड़ से 38,000 करोड़ पर पहुंचा है। जिस प्रदेश की सरकार बजट में शिक्षा पर उचित भार न रखे, वो नए प्रदेश का निर्माण, विकसित प्रदेश का निर्माण नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस चीज को पहचान कर इसको अमल में लाए हैं। स्वास्थ्य का बजट लगभग 580 करोड़ था, आज 16,000 करोड़ पर स्वास्थ्य का बजट करा है। और मोदी जी की प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना इसके अंदर नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान का बजट जो प्राथमिक शिक्षा को इंगित करता है, 844 करोड़ से 7,000 करोड़, लगभग 6650 करोड़, और मध्याह्न भोजन को गिन ले तो 7,000 करोड़ को क्रॉस किया है। SC, ST और OBC का बजट बंटाधार जब छोड़कर गए तब केवल और केवल 1,056 करोड़ था। और मैं चाहूंगा कि श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ जी इसका जवाब दें। SC, ST और OBC मिलकर बहुत बड़ी जनसंख्या मध्य प्रदेश की आबादी की होती है। आप सिर्फ 1,056 करोड़ खर्च करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 1,056 करोड़ से बढ़ाकर 64,390 करोड़ तक इसको पहुंचाया है। प्रति व्यक्ति आय जो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए द्योतक होती है, आप 11,700 रुपया छोड़कर गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 11,700 रुपये से बढ़ाकर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को 1,40,000 रुपया करने का काम किया है। मैं मित्रों शिवराज जी को यहां पर बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं। 11,700 से 1,40,000 तक प्रति व्यक्ति आय पहुंचाना सारे पैमानों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला विकास है। मोदी जी और शिवराज जी की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को यहां तक पहुंचा है। MSME जो रोजगारी के लिए महत्वपूर्ण है, सालाना रजिस्ट्रेशन उस वक्त 4,297 उद्योगों का होता था और अब 3,61,545 उद्योगों का रजिस्ट्रेशन होता है। सड़क निर्माण, पहले तो सड़क जो निर्मित हुई थी वो भी सड़क में गड्ढा था या गड्ढे में सड़क थी, मालूम नहीं पड़ता। मैं कई बार दाहोद के रास्ते से महाकाल के दर्शन करने आया था, गहरी नींद में दाहोद तक सोते थे। जैसे ही MP शुरू होता था, गाड़ी गड्ढे में गिरते ही नींद उड़ जाती थी। मगर ऐसी भी 60,000 किलोमीटर सड़कें थी, इसकी जगह अब 5,10,000 किलोमीटर सड़कें ग्रामीण सड़कों को मिलाकर यहां बनाई दी गई है। 8 गुना से ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4800 किलोमीटर से बढ़कर 13,000 किलोमीटर हुआ है, करीब 3 गुना बढ़ा है। कृषि विकास दर 6.5 गुना बढ़ी है। MSP पर गेहूं की खरीदी, जो लोग MSP के लिए चिल्लाते हैं, और अभी तो मुझे आश्चर्य है जिन्होंने कभी भी हाथ में हल नहीं पकड़ा, वो कमलनाथ जी MSP की बात कर रहे थे। मैं कमलनाथ जी को बताना चाहता हूं कि MSP पर गेहूं की खरीदी जब बंटाधार छोड़ कर गए तब 4,38,000 टन थी। सिर्फ गेहूं की खरीदी में कहता हूं 4,38,000 टन, आज वो 70,96,000 मैट्रिक टन पहुंची है। क्या गुमराह करे आप किसानों को। धान की खरीदी 0.95 लाख मतलब 95,000 मैट्रिक टन थी और आज धान की खरीदी 46,30,000 मैट्रिक टन तक पहुंची है। इसका जवाब बंटाधार और कमलनाथ की जोड़ी ने देना चाहिए। राशन के लाभार्थी परिवार आप 52 लाख छोड़ कर गए थे। राशन आपके चट्टे बट्टे ही खा जाते थे, मगर अब थंब इंप्रेशन के साथ पारदर्शिता से राशन 52 लाख की जगह 1,25,00,000 परिवारों को राशन पहुंच रहा है। मेडिकल की सीटें अब 620 छोड़कर गए थे, अब 4,000 से ज्यादा बन चुकी है। एकलव्य आदर्श विद्यालय जो आदिवासी बच्चों के रेसिडेंस स्कूल का कंसेप्ट है, एक भी नहीं बना आपने 53 साल में। हमारे समय में 63 बन चुके हैं। IIT की संख्या 159 छोड़कर गए थे, आज 1,014 है। और पर्यटकों की संख्या
क्योंकि रोड भी अच्छे हुए हैं, पर्यटन स्थानों का भी विकास हुआ है। 64 लाख तक थी, अब ये 9 करोड़ को क्रॉस कर गई है। मैं स्पष्टता से आज कांग्रेस के नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं, इधर उधर गलत आरोप मढ़कर मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने की जगह ये हमारे रिपोर्ट कार्ड का आप जवाब दीजिए, और हिम्मत है तो आपके 50 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी ने सार्वजनिक जीवन में एक परंपरा खड़ी करी। हमने राजनीति के अंदर जवाबदेही की परंपरा तय की। जहां जहां हमारी सरकार है, 5 साल के बाद चुनाव में जाते हैं तो हमने क्या करा है इसका हिसाब लेकर जाते हैं। मित्रों, मध्य प्रदेश सरकार ने तो ठीक किया ही। कांग्रेस के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश को कितना अन्याय किया, इसका भी हिसाब दीजिए आप। मध्य प्रदेश में सालों तक ऊपर भी कांग्रेस की सरकारें रही, नीचे भी कांग्रेस की सरकार रही, क्या दिया मध्य प्रदेश को? आंकड़े देकर 9 करोड़ की जनता के सामने आइए आप नहीं आएंगे मुझे मालूम है, इसलिए मैं आंकड़े देना चाहता हूं। मित्रों, 2004 से 14 में बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, जब सोनिया मनमोहन सरकार थी, 10 साल मध्य प्रदेश में उनकी सरकार चली, मध्य प्रदेश को 1,98,000 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 1,98,000 करोड़ रुपया 10 साल में। और मोदी जी की सरकार 9 साल 2014 से 23 का 8,33,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम मध्य प्रदेश को दिया है। और मैं तो ये डेवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड की ही बात करता हूं। विकास की अनेक परियोजनाएं जो आई हैं, जो और लाखों करोड़ का हिसाब है, हर गरीब के घर में लाभ पहुंचे हैं, जिसका हिसाब भी लाखों करोड़ का होने जा रहे हैं, इसकी बात नहीं करता। मैं डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड की ही बात कर रहा हूं। और मेरा फिर से एक बार आग्रह है, और पत्रकार मित्रों से भी आग्रह है, हमसे जो नाराजगी हो, मगर एक सवाल तो बंटा धार और कमलनाथ को पूछने का बनता है कि भाई इसका रिपोर्ट कार्ड जरा आप पेश करिए, आपका हिसाब पेश करिए। मित्रों, किसान सम्मान निधि 91 लाख किसानों को फायदा मिलता है, 19,000 करोड़ का फायदा अब तक पहुंच चुका है। ये मोदी जी ने जो सारी योजनाएं बनाई हैं, नीचे तक डबल इंजन की सरकार ने पहुंचाई, और मोदी जी ने भी योजनाएं बनाने में भी कमी नहीं छोड़ी, और योजनाओं के ऊपर किसी भी प्रकार की कटौती नहीं रखी, लक्ष्यांक नहीं रखा है। संपूर्ण सैचुरेशन ही मोदी सरकार का लक्ष्यांक है। पहले क्या आता था, टुकड़े टुकड़ों में विकास होता था। भाई 25,000 शौचालय बनाने हैं, अब आता है कि हर घर में शौचालय होना चाहिए। 10,000 घरों में बिजली पहुंचानी है, अब मोदी जी कहते हैं हर घर में बिजली होनी चाहिए, हर गरीब को घर मिलना चाहिए, हर गरीब के घर में पीने का पानी मिलना चाहिए, हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचना चाहिए। संपूर्ण सैचुरेशन की दिशा में गरीब कल्याण का कंसेप्ट स्वतंत्र भारत में अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इसीलिए मोदी जी को बार बार जनादेश प्राप्त होता है। फसल बीमा 25,000 करोड़ का फायदा मिला है। जल जीवन मिशन 1.2 करोड़ घर और 60 लाख कनेक्शन अब तक पहुंच चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना लगभग 3.6 करोड़ लाभार्थी हैं, इसमें से 30 लाख लाभार्थियों ने अपने ऑपरेशन करा चुके हैं। लगभग 80 लाख शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है। अन्न योजना लगभग 1.2 करोड़ कार्ड में 5.1 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जा रहा है। लगभग 10,87,000 गैस के सिलेंडर बांटे हैं, जिसमें से 1,20,000 SC और ST है। प्रधानमंत्री आवास योजना 42 लाख लोगों को घर दिया गया है, संस्थाएं भी दी है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था IIIT, राष्ट्रीय डिजाइन संस्था NID भी देने का काम किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में 4,000 किलोमीटर के नए राजमार्ग दिए हैं, जो कांग्रेस के कुल शासन से ज्यादा हैं। लगभग 5400 अरब रुपये से तैयार होने वाली दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर, इसमें इंदौर शहर को शामिल किया गया है।
31,000 करोड़ की लागत से 906 किलोमीटर लंबा नर्मदा एक्सप्रेसवे का विचार किया है। 5,000 करोड़ की लागत से 300 किलोमीटर की भारत माला परियोजना को हम आगे लेकर आए हैं और 5 वित्तीय वर्षों में, सिर्फ 5 वित्तीय वर्षों में हमने 72,000 किलोमीटर सड़कों की लंबाई को बढ़ाने का काम। मित्रों, ये जो विकास के पैरामीटर्स है उसका जवाब मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता ने श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ के सामने मांगा। इधर इधर की बात मत करिए भाई। मध्य प्रदेश का काफिला क्यों लूटा था, इसका जवाब दीजिए। और आपके समय में लूटा है। रेलवे में 12,000 करोड़ रुपया की लागत से 11 कॉरिडोर और कई सारे 35 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों की विकास की बात की है। 3 एयरपोर्ट, ग्वालियर हवाई अड्डा 500 करोड़ की लागत से, रीवा हवाई अड्डा 2023 तक चालू हो जाएगा अंत के पहले, और 412 करोड़ की लागत से जबलपुर के हवाई अड्डे का भी टर्मिनल बन रहा है। लगभग 4190 करोड़ से ग्रीनफील्ड SEZ पीथमपुर में लगाया जा रहा है। 3,000 करोड़ से 600 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन वाला सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट खंडवा में स्थापित होगा। 2400 करोड़ से पूरे देश को गौरव हो ऐसा आदि शंकर का अद्वैत स्मारक बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। ओंकारेश्वर खरगोन में अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की भी निर्मित हम कर रहे हैं। 3900 में से 2639 लक्ष्य है, उसमें से 2648 अमृत सरोवर बना दिए गए हैं। बस 204 एकड़ भूमि में IT प्रदेश मध्य प्रदेश में दूसरा बनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी ग्वालियर में बन रहा है। मध्य प्रदेश की 20 साल की उपलब्धियों को देखें तो विकास दर 16% से अधिक हुई है। प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपये से ऊपर पहुंची है। सड़क नेटवर्क 5 लाख किलोमीटर से ऊपर पहुंचा है। ऊर्जा क्षमता 29,000 मेगावाट से आगे पहुंच गई है। सिंचाई क्षमता में विशेष अभिनंदन शिवराज जी का करना चाहता हूं। सिंचाई का जो जाला उन्होंने बुना है करोड़ों गरीब किसानों के लिए आशीर्वाद है। सिंचाई क्षमता 47 लाख हेक्टेयर तक पहुंची है। 46 लाख बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना से फायदा मिला है। 53 लाख से अधिक महिलाओं को स्व सहायता समूहों से हमने फायदा पहुंचाया है। उज्जैन में महाकाल महालोक का निर्माण किया है। ओंकारेश्वर में जैसे मैंने आगे बताया एकात्म धाम बनाया है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल को सफलता से रोल आउट किया है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 24 तक पहुंच चुकी है। इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और मेडिकल की पढ़ाई लिखाई हिंदी भाषा में शुरू कर गरीब बच्चों के लिए एक लघुता ग्रंथि के निवारण का एक बहुत बड़ा माध्यम हमारी सरकार ने बनाया है। ट्राइबल के लिए पेशा कानून को हमने प्रस्तावित करने की देश भर में दूसरा ही राज्य है जहां शुरुआत हुई है। गरीबों ट्राइबल्स के सम्मान के लिए हमने स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय से लेके कई बड़े बड़े स्थानों पर हमारे प्रातस्मरणीय ट्राइबल नेताओं के नामों को जोड़ा है और आज देश में सबसे बड़े फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में मध्य प्रदेश चिन्हित हो चुका है। मित्रों, बीच में 15 महीने कांग्रेस की सरकार भी रही। एक प्रकार से मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता के लिए एक 15 महीने का कांग्रेस का शासन तुलनात्मक अभ्यास के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए उपलब्ध है। क्या किया इन्होंने 15 महीने? और मैं फिर से कहता हूं, श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ ने इधर उधर की बात करे बगैर इसका जवाब देना चाहिए। आपने मोदी जी और शिवराज जी ने जो गरीब कल्याण की योजनाएं चालू की थी, सब योजनाओं को या तो बंद कर दिया या इसका पोषण करना बंद कर उसको लंगड़ी कर दी। गरीब कल्याण की पूरी हमारी मूवमेंट को कांग्रेस ने लंगड़ा करने का काम किया, अपाहिज करने का काम किया। और ये
कमलनाथ जी की सरकार को सोशल मीडिया वाले करप्शन नाथ की सरकार कहने लगी। इस प्रकार का काम हुआ। इस्तीफे की 15 मिनट पहले कभी कोई मुख्यमंत्री साइन नहीं करता। 63,000 करोड़ के मोबाइल का घोटाले के आरोप पर साइन हुआ। 350 करोड़ का मोजर बेयर घोटाला हुआ। 24 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से वो जुड़े हुए हैं। 600 करोड़ के इफ्को घोटाले के से जुड़े हुए हैं। 25,000 करोड़ के कर्ज माफी में भी ढेर सारे घपले हुए हैं। 1178 किलो बोनस में भी वादे को नहीं निभाया गया। सहरिया, भरिया और बेगा समुदाय की महिला को आहार अनुदान योजना जो शुरू की थी उसको भी बंद कर दिया और 800 से ज्यादा ट्रांसफर कर फिर से एक बार मध्य प्रदेश में ट्रांसफर इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर लगाने का काम एक कमलनाथ सरकार ने किया था। उन्होंने अपने 1.5 साल का 15 महीने की शासन का जवाब मध्य प्रदेश की जनता को जरूर करना चाहिए। पॉलिटिकल वेंडेटा को तहसील तक पहुंचाने के अलावे उन्होंने कुछ नहीं किया। गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करने के अलावे कुछ नहीं किया। मित्रों, आपके माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता को ये कहने आया हूं, मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का, संपूर्ण विकसित भारत के निर्माण का बीड़ा उठाया है। देश भर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, अब 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है। लगभग 14 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठकर आ गए हैं। क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में आज भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म के क्षेत्र में भी भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है और ग्लोबल नैरेटिव सेट कर रहा है। G20 भारत की संस्कृति, भारत के विकास और भारत के भविष्य को दुनिया भर में पहुंचाने वाला एक बड़ा जरिया बना है। पहली G20 समिट है। कांग्रेस के कई नेता कहते कि कई देशों में G20 समिट हुई, मगर ये पहली समिट है जिसमें सभी प्रदेशों को मौका मिला है। कांग्रेस के प्रदेश हैं, शासित प्रदेश है, उनको भी मिला है और 59 स्थानों पर विश्व भर के नेताओं को पहुंचाने का काम किया है। हमारी विविधता वाली संस्कृति, कई भाषाएं, हमारी भूषाएं, हमारे व्यंजन और हमारी विकास की गाथा का सबसे बड़ा संदेश अगर किसी एक घटना से गाया है तो G20 से गाया है। और 14 देशों ने ये 9 सालों में 14 देशों में जो विश्व का रिकॉर्ड है, किसी भी नेता को, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान दुनिया के 14 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नहीं किया है। हम सब के लिए गर्व की बात है, नरेंद्र मोदी जी को 14 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ये 14 देशों ने जो सम्मान किया है वो नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये नरेंद्र मोदी व्यक्ति का सम्मान नहीं है। ये 14 देशों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है वे भारत की विकास की गाथा को दिया है। भारत की 140 करोड़ की जनता का सम्मान विश्व के 14 करोड़ देशों ने दिया है। आजादी के बाद ऐसे 10 साल शायद ही आए होंगे और मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, जल्द ही हम विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे। 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। 2047 तक संपूर्ण आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र भी बनेंगे और नए भारत का निर्माण भी करेंगे। और कांग्रेस ने इतने सालों में क्या किया, मैं कुछ घोटाले आपको जरूर बताना चाहता हूं। श्रीमान बंटाधार ने इसका जवाब देना चाहिए, कमलनाथ ने इसका जवाब देना चाहिए। जब जब आपको शासन मिला, घोटाले के अलावे आपने कुछ नहीं किया। आपने बोफोर्स को घोटाला किया, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला किया, सत्यम का घोटाला किया, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला किया, कोयले का घोटाला किया, चॉपर का घोटाला किया, टाटा ट्रक का घोटाला किया, टेट्रा ट्रक का घोटाला किया, वोट के बदले नोट का घोटाला किया, आदर्श हाउसिंग का घोटाला किया, नेशनल हेराल्ड का घोटाला किया, DLF घोटाला किया, चारा घोटाला किया, खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किया, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का घोटाला किया।
हर्षद मेहता का शेयर बाजार का घोटाला किया, हसन अहले का हवाला कांड किया, आईपीएल का घोटाला किया, एलआईसी हाउसिंग का घोटाला किया, मधु कोड़ा कांड किया, राफेल लड़ाकू विमान की खरीदी में घोटाला किया, फायर प्रॉन सबमरीन का घोटाला किया, मंदिर कलेक्शन का घोटाला किया और वॉक्सवैगन इक्विटी का घोटाला किया। भाई जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो। और ये 24 घोटाले जो मैंने किए हैं, नाम दिए हैं, वो 24 घोटालों को आपने मध्य प्रदेश की जनता को और देश की जनता को जवाब देना है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत कई क्षेत्रों में नंबर 1 पर पहुंचा है। डिजिटल लेन देन में नंबर 1, एलईडी बल्ब वितरण में नंबर 1, सबसे बड़े स्वच्छता कार्यक्रम में नंबर 1, टीकाकरण में नंबर 1, दाल उत्पादन में नंबर 1, दूध उत्पादन में नंबर 1, जूट उत्पादन में नंबर 1, बाजार उत्पादन में सबसे पहले और सबसे अधिक रेल इंजन बनाने वाला देश अगर कोई है तो हमारा भारत है। 2 नंबर पर मोबाइल, सीमेंट, स्टील, कॉटन, चाय और स्टार्टअप में नंबर 3 और मोटर व्हीकल में भी नंबर 3। आप मुझे पूछेंगे कि ये सारा भारत का यहां क्यों गिना रहे हैं। मैं इसलिए गिनाना चाहता हूं कि अगले 5 साल के लिए मध्य प्रदेश की जनता ने फैसला करना है, मध्य प्रदेश की जनता ने निर्णय करना है। इस 24 घोटालों की सूची में मध्य प्रदेश को शामिल होना है या नंबर 1 और नंबर 2 बनाने वाली सूची में मध्य प्रदेश को शामिल होना है। अगर घोटालों की सूची में शामिल होना है तो दिन की प्रतिष्ठा ऐसे 2 नेता है ही है, श्रीमान बंटाधार और श्री कमलनाथ। और भारत को विकसित बनाने की सूची में अगर शामिल होना है, नंबर 1 और 2 की सूची में शामिल होना है, तो मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। और 20 साल से गरीब कल्याण का जो हमने यज्ञ शुरू किया है उसको और गति देने की पड़ेगी। आप सबके माध्यम से मैं 9 करोड़ की मध्य प्रदेश की आबादी से, जनता जनार्दन से आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। आपने हमेशा श्रीमान कुशाभाऊ के समय से हमें हमेशा आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत संगठनों में से एक संगठन वाला प्रदेश है। यहाँ पर गांव तक, कस्बे तक हमारा संगठन फैला हुआ है, बूथ तक, बूथ के मतदाता सूची के पन्ने तक हमारा संगठन फैला हुआ है। ये भी आपके आशीर्वाद के बगैर, जनता के आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं है। आज मैं एक सदस्यता अभियान भी लॉन्च करने वाला हूं ग्वालियर में। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं कि आप सभी इस सदस्यता अभियान से जुड़िए, गरीब कल्याण की यात्रा से जुड़िए, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की यात्रा से जुड़िए और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की यात्रा में जुड़िए और मोदी जी की महान भारत की रचना की यात्रा में आप जुड़िए। यही मेरी मध्य प्रदेश की जनता से अभ्यर्थना है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी। अब संक्षिप्त एक तो आप देख रहे थे भोपाल से सीधा प्रसारण, जहां गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कुशाभाई ठाकरे सभागार भोपाल में अपना संबोधन दे रहे थे। उन्होंने गरीब कल्याण महाअभियान के तहत जो 20 साल की रिपोर्ट कार्ड है भाजपा की गरीब कल्याण से जुड़ी हुई योजनाओं की, उसको जारी की, जहां उन्होंने कहा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का विकास हुआ है। अब अगर जो इलेक्शंस आने वाले हैं, यानी कि चुनाव आने वाले हैं साल के अंत में, उसमें कैसे गरीबी को एक मुद्दा बनाया गया है और ये कहा गया है कि गरीबी के ज़रिए हम चुनाव लड़ेंगे और मध्य प्रदेश को गरीब मुक्त बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज जी की जो जोड़ी है उसने मध्य प्रदेश का चौतरफा विकास किया है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को अपने 53 साल की रिपोर्ट कार्ड देनी चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने क्या विकास किए। उन्होंने कांग्रेस के 24 घोटाले भी गिनवाए और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर मध्य प्रदेश की जो जनता है वो इस चुनावी रण में आएगी और मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है उसको दिल खोलकर वोट देगी। खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं
और उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज पर। 20,000 10 ओके। दोनों? नो 10 का 1। इतना कैश नहीं है। कोई बात नहीं, हम यूपीआई भी लेते हैं। मेरा पेमेंट ऐप अलग है। कहीं जूते वापस मिलने की जगह जूते पड़ ना जाए। ऐप दूसरा हो या तीसरा, चाहिए बस यूपीआई। आपका मोबाइल नंबर ही बन सकता है आपका यूपीआई नंबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको फिर लिए चलते हैं भोपाल, जहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह संबोधन दे रहे हैं। आपने सिर्फ डेवलपमेंट पर ही बात की। जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बात कही जाती है या ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि इमोटिव इश्यूज भी आते हैं, लेकिन आपने सिर्फ डेवलपमेंट के प्लान पे बात की। तो ये माने कि 2023 और 24 सिर्फ डेवलपमेंट डिबेट इसी पर, और कांग्रेस को आप इसी मुद्दे पर लेकर आएंगे। डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। देखिए, हम तो चाहते हैं कि चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर हो। कांग्रेस की परंपरा थी जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आधार पर चुनाव को घसीट कर ले जाना, और मोदी जी ने नई परंपरा शुरू की है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस पर जनता निर्णय करनी चाहिए। मगर हमने हमारे सारे एजेंडे को भी समाप्त किया है। धारा 370 को भी समाप्त किया है। राम मंदिर का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। यहाँ महाकाल लोक भी बना है। ढेर सारे काम हमने हर क्षेत्र में किए हैं। मगर आपकी बात सही, हम जरूर चाहेंगे कि चुनाव डेवलपमेंट के और गरीब कल्याण के मुद्दे पर हो। मध्य प्रदेश जैसे राज्य को, जहां एक बार बीमारू राज्य का एक तमगा चिपकाया गया था, वहां डेवलपमेंट ही चुनाव का मुद्दा होना चाहिए। राकेश अग्निहोत्री जी, एक आपके मध्य प्रदेश में सक्रिय होने के बाद संगठन में कसावट और सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा सामने रखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं में करंट आ रहा है, ये फीडबैक मिल रहा है, लेकिन नेतृत्व को लेकर जो क्लियरिटी है, क्या अमित शाह उसको सामने रखेंगे? और दूसरा, जो आपने 15 महीने की दिग्विजय सिंह सरकार और कमलनाथ का जो जिक्र किया है, क्या वो काम भाजपा के लिए कोई चुनौती है? और 15 महीने का कोई आरोप पत्र भी भाजपा जारी करेगी इसी गंभीरता के साथ? देखिए, आरोप पत्र जारी करेंगे या नहीं करेंगे तो स्टेट यूनिट निर्णय करेगा, परंतु मैंने आज आरोप लगा ही दिए, जवाब देना चाहिए उनको। क्या बाकी रखा है? सारी बातें बताई है। इन्होंने विकास की कंपैरिजन लेकर मध्य प्रदेश की जनता के सामने आना चाहिए। करप्शन की बातें लेकर मध्य प्रदेश को जनता को जवाब देना चाहिए, और अगर हिम्मत है तो दे। रविंद्र जैन जी। गृह मंत्री जी, मैं रविंद्र जैन हूं और अग्निवाड़ में यहाँ संपादक हूं। आपने आज कहा अभी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अति मेहनती, जो आपने उल्लेख किया, निश्चित तौर पर परिश्रमी। क्या यह सही है कि अगले चुनाव में यदि आपको बहुमत मिलता है तो शिवराज जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे? देखो, यह ऐसा है, शिवराज जी मुख्यमंत्री है ही, और पार्टी का काम आप क्यों करने लगे हो? हमारी पार्टी का काम है, हम तय करेंगे। चलिए, अमित शाह जी, अभी शिवराज जी मुख्यमंत्री ही है, एक एक करके, और हम चुनाव में हैं। पार्टी का काम करेगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मोदी जी और शिवराज जी के नेतृत्व में जो कुछ हुआ है, कृपया जनता पर पहुंचाइए, तो विकास का एजेंडे पर चुनाव सेटराइट हो। और कांग्रेस भी अपने विकास की बात करती है तो उसको भी पहुंचाइए। अनिल गुप्ता जी, अनिल जी, अगर आप ध्यान से, आपका ध्यान कहीं बाहर, सुनिए ना, मैंने सुन लिया आपका सवाल। आपका ध्यान कहीं बाहर है, इसी विषय पर मैंने अभी एक जवाब दे दिया है। अनिल जी, ऐसे एक एक करके। देखिए, परिवारवाद की बात हम जो करते हैं, पार्टी की मलकियत की बात करते हैं। आप क्या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की मलकियत कोई परिवार की है? आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, मैं नेताओं के नाम लेना नहीं चाहता, कांग्रेस पार्टी, डीएमके पार्टी,
शिवसेना उद्धव गुट। परिवारवाद का मतलब है सरकार और शासन में एक ही परिवार के व्यक्ति आएंगे, इसका नाम परिवार है। कहीं इक्का दुक्का किसी के परिवारजन को योग्यता के आधार पर टिकट दिया, इसको करके आप परिवारवाद का मुद्दा डाइल्यूट मत करिए। परिवारवाद जहर है। जब पार्टियां परिवार की मलकियत बनती है तो डेमोक्रेसी के अंदर नीचे से जो लोग आते हैं उनके लिए क्या स्थान होता है। अटल जी किसके बेटे थे? मोदी जी किसके बेटे थे? राजनाथ सिंह जी किसके बेटे थे? मैं पार्टी का अध्यक्ष बना, मेरे परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। नड्डा जी पार्टी के अध्यक्ष बने, कोई बैकग्राउंड नहीं है। शिवराज जी का बैकग्राउंड क्या है? कांग्रेस के एजेंडे को घुमा फिरा कर भ्रांति खड़ी मत करिए। परिवारवाद से बहुत स्पष्ट है, पार्टी की मलकियत, सत्ता की मलकियत एक परिवार में हाथ में रहना, इसको परिवारवाद कहते हैं। अमित शाह जी दो अभी हो गए आपका एक बार नहीं, इधर से हुआ है। हाल ही में 2 राज्यों में चुनाव हुआ है, कर्नाटक में हुआ, एक हिमाचल में हुआ। ये सारे मुद्दे लेकर आप वहां भी गए थे, लेकिन वहां भाजपा की सरकार नहीं बनी। तो ऐसा क्या है कि मध्य प्रदेश की जनता आपके इन मुद्दों को मान के यहां भाजपा की सरकार बनाई? आप वहां से क्यों अटक जाते हैं? हम मणिपुर में 2 बार जीते, आसाम में 2 बार जीते, उत्तर प्रदेश में 2 बार जीते। जाना है तो जरा और पीछे भी जाइए भाई। हम तो हारते हारते पार्टी बने हैं, हमारा कुछ नहीं था 50 में, मगर जीत का सबसे ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड अगर किसी एक पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। पंचायत से पार्लियामेंट तक और 30 साल के बाद 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सम्मान अगर किसी को है तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी को है। हेलो, मेरा सर मैं प्लीज सर मैं ऐसे कैओटिक सिचुएशन मत करिए। सर मैं मनीष शर्मा हूँ पंजाब केसरी का। भैया ये धरना नहीं है, धरना नहीं है, बैठ जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस। हेलो, राजेश सरोठिया जी। मैं राजेश सरोठिया हूँ, चीफ एडिटर दोपहर मेट्रो। मेरा ये कहना है कि चुनाव के समय जिस तरह से मुफ्तखोरी की योजनाओं की जो बाढ़ लगती है और कंपटीशन चलता है, ये अल्टीमेटली अगले 5 साल के लिए जो एक्सचेकर्स मनी है उससे आपकी जो सामान्य योजना है ये उन पर सब पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत अच्छी उसकी बातें करती है, तो ये कोई एक पहल करेगी कि चुनाव आयोग के सामने आप ये घोषणा पत्र में जो कहते हैं कि मुफ्त के सिलेंडर, मुफ्त की फलाने, मुफ्त की बिजली, ये कैसे करेंगे आप? आपके पास में बजट में क्या प्रावधान किया है और वो राज्य सरकार की जो प्रदेश की जनता है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? समझ गए, बैठ जाइए। पहली बात तो हमने चुनाव के समय में नहीं किया है। आप हमारी सारी योजनाओं को देखिए। हर घर में शौचालय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में घोषित किया, कोई चुनाव नहीं था। हर घर नल वो 2020 में घोषित किया, कोई चुनाव नहीं था। हमारी योजनाएं और चुनाव का संबंध नहीं है। मगर आप जो कह रहे हैं, ये रेवड़िया बांटने वाली जो बात कर रहे हैं, तो गरीब को भी काफी समझ है भैया। मोदी जी ने 1 लाख का घर दिया और कोई 200 रुपये का बिल माफ करेगा तो 1 लाख का घर भूलकर 200 रुपये के बिल माफी को वोट नहीं देगा। हमें मालूम पड़ता है इतना। और हम सस्टेनेबल ग्रोथ को और लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में विश्वास रखते हैं। ये हमारा फर्म विश्वास है कि गरीब को गरीबी की अवस्था से बाहर निकालना और उसकी आय को बढ़ाना, ये दोनों को ध्यान में रखकर नरेंद्र मोदी जी ने सारी योजनाओं को बनाया है। हमारी राज्य सरकारों ने सारी योजनाओं को बनाया है और इस पर हम फर्मली आगे बढ़ रहे हैं। सर मैं मनीष शर्मा हूँ पंजाब केसरी से। मेरा प्रश्न है, बहन जी बाद में आप पूछेगा। मेरा प्रश्न है, इसके बाद आप पूछेगा। सर मेरा प्रश्न है, कांग्रेस पर आपने चौतरफा हमले किए और कहा कि आपकी सरकार ने डेवलपमेंट किया है। कांग्रेस का कहना है कि जब उन्होंने मध्य प्रदेश छोड़ा था दिग्विजय सिंह के समय, जब बहुत कम कर्जा था, आज मध्य प्रदेश सरकार पर कई गुना कर्जा है। तो आप बता सकते हैं कि जब दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश छोड़ा था और आपकी सरकार बनी, तब कितना कर्जा था और अब कितना कर्जा है? आपका अभ्यास जरा कच्चा है, आप कांग्रेस की बात में आ गए हैं। बजट की रकम जो है, बजट का जो आकार है, इसके अनुपात में, प्रतिशत में हमारा कर्जा कम है। बजट बढ़ता है तो कर्जा लेने की क्षमता बढ़ती है। ये अर्थतंत्र का सिद्धांत है। आप जरा किसी अर्थशास्त्री के साथ बैठिएगा तो मुझसे ज्यादा अच्छा समझा देगा।
धनंजय जी, नवदुनिया। नहीं बहन जी को पूछने जी दो। जी, विजय दीदी। पत्रिका चलाती हूँ, जगत विजन, और कुछ पोस्ट वगैरह भी लिखती हूँ। अमित शाह जी, अभी आपने कहा कि शिवराज जी के इसमें 20 साल में बहुत विकास हुआ, विकास की गंगा बह गई। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि आपको कितने वोट मिले, कितनी सीटें लेंगे आप? बहन जी, कोई अंक शास्त्री या ज्योतिष को ही मिलना पड़ेगा आपको। नहीं, इस पे अंदाज तो लगता ही है। धनंजय जी। मैं नई दुनिया से धनंजय प्रताप सिंह हूँ। मेरा सवाल है, 2018 के चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा लेकिन सीट घटी, सत्ता से आप बाहर हो गए। उस समय क्या कमी रही थी जो 2023 में पूरी हो गई है, और क्या बदलाव आया है इस चुनाव में? देखिए, 2018 में मनोज। 2015 से कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई राज्यों में जाति के आंदोलन खड़े करने का प्रयास किया था और जातिवाद का जहर जनता में घोलने का प्रयास किया था। 2018 का चुनाव जातिवाद के घोले हुए जहर की परछाई में हुआ था, फिर भी हमें 1 लाख वोट ज्यादा मिले थे कांग्रेस से। और इस बार उनके 15 महीने का शासन भी देख लिया है और हमारा रिकॉर्ड है ही है। मध्य प्रदेश के साथ एक ताजा कंपेरेटिव एनालिसिस करने के लिए उदाहरण उपलब्ध है। हमें पूरा भरोसा है कि आज देश की जो राजनीतिक स्थिति है, मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है, हम बहुत बड़े बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। मनोज शर्मा जी। मनोज जी। सर, मैं मनोज शर्मा हूँ सर, न्यूज़ 18 से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जिनका सबसे ज़्यादा बार जिक्र किया, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नू हरियाणा की तरह बीजेपी दंगों की प्लानिंग कर रही है। चलिए, दिग्विजय सिंह को ऐसी ही आगाहियां करने का स्वभाव है। जो आदमी के मन में होता है ऐसी ही बात मुंह से निकलती है। 1 महीने बाद दिग्विजय को पूछ लेना कि दंगा क्यों नहीं हुआ। सर, गृह मंत्री जी। तो आप देख रहे थे कैसे पत्रकारों का सटीक जवाब दे रहे थे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, जिन्होंने बताया कि कैसे मोदी जी के नेतृत्व में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात की गई है, कि शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज मध्य प्रदेश भाजपा के नेतृत्व में एक खुशहाल और समृद्ध राज्य की तरह देखा जाता है। 9 करोड़ की जो जनता है उसमें गरीबी में कमी आई है।